नमस्कार, मैं हूं हर्षराज और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आज हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग की। क्या है ग्लोबल वार्मिंग और हम पर इसका क्या असर होता है। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की उच्च सांद्रता पृथ्वी पर अधिक गर्मी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। वैश्विक तापमान में वृद्धि से तूफान, बाढ़, जंगल की आग, सूखा और लू के खतरे की आशंका बढ़ जाती है। एक गर्म जलवायु में वायुमंडल अधिक पानी एकत्र कर सकता है और भयंकर बारिश हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग औद्योगिक क्रांति के बाद से औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि को दर्शाता है। 1880 के बाद से औसत वैश्विक तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। ग्लोबल वार्मिंग एक सतत प्रक्रिया है। वैज्ञानिक को आशंका है कि 2035 तक औसत वैश्विक तापमान अतिरिक्त 0.3 से 0.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। अब हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के कारण के बारे में। कुछ गैसें की जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन पृथ्वी के वातावरण में सूरज की गर्मी को अपने अंदर रोकती हैं। पौधे ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत होते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। कई घरेलू और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वनों को खत्म किया जा रहा है। इससे पर्यावरण में असंतुलता पैदा हो रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिल रहा है। ये ग्रीन हाउस गैस GHG वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से भी मौजूद है। मानव गतिविधियों, विशेष रूप से बिजली वाहनों, कारखानों और घरों में जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, प्राकृतिक गैस और तेल के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों को वायुमंडल में छोड़ा जाता है। पेड़ों को काटने सहित अन्य गतिविधियां भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करती है। वायुमंडल में इन ग्रीन हाउस गैसों की उच्च सांद्रता पृथ्वी पर अधिक गर्मी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। जलवायु वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के पीछे मानव गतिविधियां मुख्य हैं। एनवायरमेंटल एंड एनर्जी स्टडी इंस्टीट्यूट के अनुसार जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का उपयोग अक्सर एक दूसरे के लिए किया जाता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन मोटे तौर पर औसत मौसम जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा, वायुमंडलीय दबाव, समुद्र के तापमान आदि में लगातार परिवर्तन करने के लिए जाना जाता है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि करने के लिए जाना जाता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का खतरा कैसे है। मौसम, तूफान, लू, सूखे और बाढ़ से क्या लेना देना है इसका। वैश्विक तापमान में वृद्धि से तूफान, बाढ़, जंगल की आग, सूखा और लू के खतरे की आशंका बढ़ जाती है। एक गर्म जलवायु में वायुमंडल अधिक पानी एकत्र कर सकता है और बारिश कर सकता है, जिससे वर्षा के पैटर्न में बदलाव हो सकता है। बड़ी हुई वर्षा से कृषि को लाभ हो सकता है, लेकिन एक ही दिन में अधिक तीव्र तूफानों के रूप में वर्षा होने से फसल, संपत्ति, बुनियादी ढांचे को नुकसान होता है और प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन का भी नुकसान हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री सतह का तापमान भी बढ़ जाता है, क्योंकि पृथ्वी के वातावरण की अधिकांश गर्मी समुद्र द्वारा अवशोषित हो जाती है। गर्म समुद्री सतह के तापमान के कारण तूफान का बनना आसान हो जाता है। मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग के कारण यह आशंका जताई जा रही है कि तूफान से वर्षा की दर बढ़ेगी, तूफान की तीव्रता बढ़ जाएगी और श्रेणी 4 या 5 के स्तर तक पहुंचने वाली है। तूफानों का अनुपात बढ़ जाएगा। जब हम जानेंगे कि बढ़ते समुद्र के स्तर से ग्लोबल वार्मिंग का क्या क्या लेना देना है। ग्लोबल वार्मिंग 2 मुख्य तरीके से समुद्र के जल स्तर को बढ़ाने में योगदान देता है। सबसे पहले, गर्म तापमान के कारण ग्लेशियर और भूमि आधारित बर्फ की चादरें तेजी से पिघल रही हैं, जो जमीन से समुद्र तक पानी से ले जाती है। दुनिया भर में बर्फ पिघलने वाले क्षेत्रों में ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका और पहाड़ के ग्लेशियर शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन 2019 के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 21,000 तक 80% ग्लेशियर पिघल कर सिकुड़ सकते हैं। दूसरा यह है गर्मी संबंधी थर्मल विस्तार, या वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गर्म पानी अधिक जगह लेता है, जिसके कारण समुद्र का आयतन बढ़ जाता है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। ये अन्य कारक समुद्र को स्तर को प्रभावित करते हैं और इन सभी कारकों के संयोजन से पूरे ग्रह में समुद्र के स्तर में वृद्धि की अलग अलग दर होती है। स्थानीय कारक जो समुद्र के स्तर को कुछ क्षेत्रों में तेजी से बढ़ने का कारण बना सकते हैं, उनमें समुद्र की धाराएं और डूबती हुई जमीन की सतह आदि शामिल हैं। जलवायु में वैश्विक बदलाव के कारण कई पौधों और जानवरों के आवास नष्ट हो रहे हैं। इस मामले में जानवरों को अपने प्राकृतिक आवास से पलायन करना पड़ता है और उनमें से कई विलुप्त भी हो जाते हैं। यह जैव विविधता पर ग्लोबल वार्मिंग का एक और बड़ा प्रभाव है। अब हम बात करेंगे कि हम कैसे ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं और इसका समाधान क्या हो सकता है।
जैसा कि पहले कहा गया है कि यह चुनौतीपूर्वक हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से असंभव नहीं है। हम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और काफ़ी हद तक इसको रोका जा सकता है। जब संयुक्त प्रयास किए जाते हैं तो ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। इसके लिए व्यक्तियों और सरकारों दोनों को इसे प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाने होंगे। हमें ग्रीन हाउस गैस की कमी से शुरू करना चाहिए। इसके अलावा उन्हें गैसोलीन की खपत पर नज़र रखने की ज़रूरत है। एक हाइब्रिड कार पर स्विफ्ट करे और कार्बन डाइऑक्साइड की रिहाई को कम करे। इसके अलावा नागरिक सार्वजनिक परिवहन या कारपूल को एक साथ चुन सकते हैं। इसके बाद रिसाइकलिंग को भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब आप खरीदारी करने जाते हो तो अपने कपड़ों की थैली ले जाएं। एक और कदम जो आप उठा सकते हैं, बिजली के उपयोग को सीमित करना, जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिहाई को रोक देगा। सरकार के हिस्से पर उन्हें औद्योगिक कचरे को नियंत्रित करना चाहिए और उन्हें हवा में हानिकारक गैसों को बाहर निकलने से रोकना चाहिए। वनों की कटाई को तुरंत रोका जाना चाहिए और पेड़ों के रोपण की प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। संक्षेप में, हम सभी को इस तथ्य का एहसास होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी ठीक नहीं है। इसका इलाज करने की जरूरत है और हम इसे ठीक करने में मदद कर सकते हैं। वर्तमान पीढ़ी को भविष्य की पीढ़ियों की पीड़ा को रोकने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को रोकने की जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। इसलिए हर छोटा कदम, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसा छोटा वजन, बहुत वहन करता है और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंत में आपसे यही गुजारिश है कि ग्लोबल वार्मिंग पर करो कड़ा प्रहार, पेड़ लगाओ 1000। धन्यवाद।